Hello students, welcome in your class 9th of SST. Take out your civics book, open lesson number 3, electoral politics. We have done reserved constituency, now we will do voters list. Once the constituencies are decided, मतलब जब एक particular area decide कर दिया जाता है कि किस पर्टिकुलर एरिया के लोग वोट करने वाले हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होता है उस एरिया के लोगों के कौन वोट कर सकता है और कौन नहीं। ठीक है, तो डिसीजन कैन नॉट बी लिफ्ट एनीवन टिल द लास्ट डे। ये डिसीजंस लास्ट डे पे तो होंगे नहीं, तो ये बहुत पहले से प्रिपरेशंस जो है स्टार्ट कर दी जाती है। इलेक्शन की प्रिपरेशन बहुत जल्दी ही स्टार्ट कर दिया जाता है और इसे कहते हैं इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं और वोटर लिस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। यस, और इसमें फर्स्ट एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। हर एक को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने की, जिसे हम यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी के नाम से बोलते हैं। यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी क्या होती है? 18+ के बाद के जो भी सिटीज़न है वो उनको वोट करने का अधिकार दिया जाता है और उनके वोट की वैल्यू एक पर्सन के वोट की वैल्यू 1 होती है। नो वन शुड बी, कि किसी को भी इस अधिकार के लिए मना नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इसमें पुअर रिच इस तरह का कोई डिफरेंस नहीं किया जाएगा। और हाईली एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड जो वोट करने जा रहा है उसके लिए चीज़ें मायने नहीं रखती है। अगर वो 18+ है तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है। दैट्स वाई ऑल द डिजर्व एन इक्वल से डिसीजन अफेक्ट देम। ओके, इन आवर कंट्री all the citizen is 18+ above vote can vote। वो सारे लोग वोट कर सकते हैं। कास्ट, रिलीजन, जेंडर के आधार पर भी किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यस, आफ्टर दैट बी डिनाइड द राइट टू वोट, किसी को मना नहीं किया जाएगा रिलीजन, कास्ट इसके आधार पर। ठीक है, बट ओनली इन द रेयर सिचुएशन, अगर कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। किस तरह की? कि अगर गवर्नमेंट ने किसी को वोटर लिस्ट, यस इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गेट द नेम ऑफ द ऑल एलिजिबल वोटर्स, पुट अ वोटर्स लिस्ट, कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन सारे लोगों का नाम होना चाहिए उस वोटर लिस्ट में जिनको वोटिंग करनी है। ठीक है, नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस, दोज हु आर डेड आर डिलीटेड, उनका नाम देखो। हर 5 साल के अंदर अंदर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 18+ हो चुके होते हैं या अभी हुए होते हैं, उन सबका नाम जोड़ना। और उनमें हर 5 साल के अंदर ये भी होता होगा कि कोई वहाँ से उस पर्टिकुलर एरिया से कहीं और रहने चला गया हो, है ना, या फिर उसकी उनमें से किसी की डेथ हो गई हो, तो उन सारे नामों को तो उस वोटिंग लिस्ट में से हटाना और जो अब नए हैं, न्यू पीपल हैं जो 18+ हुए हैं, तो उनका नेम ऐड करना। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में होती है। नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ प्लेस और दे विल डिलीटेड। ओके, कंप्लीट रिविजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में इस लिस्ट का भी एक रिवीजन होता है। रिवीजन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आई मीन जिनको ऐड करना है उनको ऐड किया जाता है और जिनका हटाना है नेम उनको हटा दिया जाता है। और उसके बाद आती है इट रिमेन्स अप टू डेट, और जब तक डेट हो इलेक्शन की इसके पहले पहले ये काम हो जाता है। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसे इपिक भी कहा जाता है, मतलब गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू गिव द कार्ड, एक कार्ड दिया हुआ होता है, एक कार्ड बनवाती है गवर्नमेंट इलेक्शंस के लिए, आइडेंटिटी कार्ड, जिसको लेकर आपको जाना होता है वोटिंग करने जाओ। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, अगर आपके पास इस तरह का कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई और कार्ड, जैसे आपके ड्राइविंग लाइसेंस हो या कोई और कार्ड हो, आइडेंटिटी कार्ड हो, वो आप लेके जा सकते हो। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, अब बात करेंगे हम नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं, ठीक है, उनका नॉमिनेशन उन कैंडिडेट्स का कैसे होता है। यस, दिस हैपन्स ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रेस्ट्रिक्शंस टू इलेक्शन। इलेक्शन में किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी कास्ट क्रीड सिस्टम को लेकर डिफरेंस नहीं किया जाता है। तो इस तरह से कैंडिडेट जो भी चाहे वो इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर इतना सा है कि जो वोटिंग करता है उसकी एज 18+ होनी चाहिए कम से कम, और जो नॉमिनेट होता है, नॉमिनेशन का फॉर्म जिसको फिल करना है, उसकी एज कम से कम 25 ईयर्स होनी चाहिए। और दूसरी बात, उसका कोई भी क्रिमिनल
बैकग्राउंड नहीं हो। देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल एट्सेट्रा। क्रिमिनल्स अगर पीछे कोई रहा हो तो उसका ये भी होता है कि इससे पहले उस पर कोई केस ना चल रहा हो, जब वो नॉमिनेशन का फॉर्म भर रहा हो तो उस पर किसी भी तरह का कोई केस ना चल रहा हो, कोई क्रिमिनल अकाउंट नहीं हो उसका, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो नॉमिनेट करती हैं कैंडिडेट्स को, और वो एक सिंबल और सपोर्ट देती हैं, अपना सिंबल देती है और सपोर्ट देती है। तो पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। जिसको पार्टी नॉमिनेट करती है, जिसको नॉमिनेशन देती है, अपने पार्टी का लोगो देती है, अपने पार्टी का सपोर्ट देती है, तो उसे टिकट कहा जाता है। इलेक्शन का टिकट मिल गया, ऐसी ऐसी चीज़ें आपने कई बार सुनी होगी। एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन, जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है उसे नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है, और उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए कुछ मनी फिक्स की जाती है, वो भी उसको पे करनी होती है। A new system of declaration has been introduced, direction from the Supreme Court। ये सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही फिल किया जाता है। Every candidate has to make legal declaration giving full details of। उसको अपनी पूरी डिटेल्स देनी होती है, जो भी नॉमिनेशन का फॉर्म भरने जा रहा है वो उसको अपनी पूरी अपने बारे में सारी डिटेल्स देनी होती है। सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द केसेस कैंडिडेट, जो कैंडिडेट नॉमिनेशन का फॉर्म भरने गया है उसके लिए कोई क्रिमिनल केस कोई पेंडिंग तो नहीं है। डिटेल ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कैंडिडेट, हिज और हर फैमिली एंड, अपनी फैमिली बैकग्राउंड की, अपने फैमिली में कितने कैंडिडेट्स हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें उसको उसमें फिल करनी होती है। अब कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी उसको फिल करनी होती है कि उसने कहाँ तक स्टडी किया है, कितना स्टडी किया है, वो सब भी। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू मेट पब्लिक, और ये पब्लिक को भी पता होनी चाहिए, इसको पब्लिक किया जाता है। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स, कि कैंडिडेट्स के द्वारा जो भी उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है उसके आधार पर वोटर्स को पूरा अधिकार है कि वो उसको वोट करें या ना करें, इसका वो डिसाइडेशन कर सकें। यस, आफ्टर दैट वी विल सी, आप देख सकते हो ये एक इनरोलमेंट, ये एक नॉमिनेशन पेपर है। नॉमिनेशन जो कि हर कैंडिडेट को फिल करना होता है जो इलेक्शन लड़ना चाहता है। ये मिज़ोरम स्टेट का है, इसमें सारी डिटेल्स उसको देनी होती है। इसके बाद बात करते हैं हम इलेक्शन कैंपेन की। इलेक्शन कैंपेन क्या होता है? यस, देखिए जैसे स्टार्टिंग चैप्टर में आपने देखा जो देवीलाल जी थे वो उनके बारे में हमने देखा कि मॉर्निंग में 8 o'clock से नाइट में 11 o'clock तक वो कंटिन्यू पब्लिक मीटिंग कर रहे थे। तो वो पब्लिक मीटिंग्स क्या थी? वही इलेक्शन कैंपेन था कि लोगों के साथ मीटिंग करना, लोगों को बताना कि वो उनके लिए वोट क्यों करें, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव। मेन पर्पस क्या होता है कि लोगों को चांस देना कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने। Government and their policies they prefer, therefore it is necessary have free और open discussion about who is better representative। लोगों के पास, लोग इसके लिए बिल्कुल फ्री होते हैं और एक ओपन डिस्कशन कर सकते हैं कि किसके लिए वो वोट करें तो वो बेटर होगा। विच पार्टी, जो पार्टी होगी वो कौन सी पार्टी बेटर होगी, कौन जो अच्छी पॉलिसीज़ लेकर आएंगी। तो ये अगर ये जो डिस्कशन होता है ना कि कौन सी पार्टी बेटर पॉलिसीज़ लेकर आएगी ताकि वोटर्स उसके लिए वोट करें, तो ये सब चीज़ें इलेक्शन कैंपेन के थ्रू ही डिस्कस की जाती है लोगों और लीडर के बीच में। यस, इन आवर कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस 2 week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। जब इलेक्शन की इलेक्शन कैंडिडेट्स की जो लिस्ट फाइनल होती है उसमें उसके 2 वीक के अंदर अंदर ही ये कैंपेन्स किए जाते हैं। और पोलिंग की मतलब फाइनल लिस्ट आ गई कैंडिडेट्स की, और जिस दिन इलेक्शन होते हैं उसके बीच में 2 week का टाइम होता है और उसमें ये सारे इलेक्शन कैंपेन करने होते हैं, मतलब प्रचार प्रसार अपनी पार्टी का करना होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर वोटर। इस पीरियड में जो कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ रहा है वो अपने वोटर्स से कांटेक्ट करता है मीटिंग्स के थ्रू, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, बड़ी पार्टीज़ जो होती है वो उनके कैंडिडेट्स को सपोर्ट करती है। ये इस टाइमिंग में न्यूज़पेपर और टेलीविजन्स भी इलेक्शन की न्यूज़ से फिल रहते हैं। यस, इसमें सारा ऐसा ही होता है कि सबकी एक नॉलेज में होता है कि कैसे इलेक्शन में कौन कौन सी जो गवर्नमेंट है जो आना चाहती है किस तरह के वादे कर रही है, कौन सी अच्छी पॉलिसीज़ लेकर आएंगी,
ठीक है, ये सारी बातें इनके थ्रू होती रहती है। यस, इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन। इलेक्शन कैंपेन्स में पॉलिटिकल पार्टीज चाहती है कि उन्हें पब्लिक का उनका पूरा फोकस इस पर रहता है कि उनको पूरा 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 पब्लिक का अटेंशन मिले। दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इश्यूज एंड गेट देम टू वोट देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस, कि उनकी पार्टी को उसी बेसिस पे उनको पता है कि हम जितनी अच्छी पॉलिसीज़ की बात लोगों के साथ करेंगे उसी के हिसाब से हमें वोटर्स वोट करेंगे। यस, अब देखो कि कुछ स्लोगन्स भी दिए गए पहले जो कुछ इलेक्शन हुए उसमें कुछ कमियों को एक स्लोगन की तरह बना के और लोगों को अवेयर किया गया कि हमें वोट करो ताकि हम इस चीज़ के लिए काम करेंगे। तो मैं बता दूं कि 1971 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, रिमूव पुअर्टी, क्योंकि हम जानते हैं इंडिपेंडेंस के बाद जो है हमारी जो कंट्री की कंडीशंस थी वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थी। तो उन्होंने 1971 के लोकसभा इलेक्शन में अपना जो स्लोगन दिया दैट वाज पुअर्टी, रिमूव पुअर्टी, गरीबी हटाओ। उसके बाद है सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बचाओ, ये स्लोगन दिया गया जनता पार्टी द्वारा, जो कि जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में दिया गया 1977 के लोकसभा इलेक्शन में। इसके बाद है लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन, लेफ्ट फ्रंट ने एक स्लोगन यूज़ किया, लैंड टू द टिलर, यानी किसानों को उनकी ज़मीनें दिलाई जाए। छोटे छोटे किसानों के पास वहाँ ज़मीनें नहीं थी, और ये था बंगाल के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में 1977 में। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु, ये स्लोगन दिया गया एनटी रामा राव, जो कि लीडर थे तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश के, और ये आंध्र प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के कैंपेन में इस तरह के स्लोगन्स दिए गए। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट। एक डेमोक्रेसी में सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी कैंडिडेट्स को फ्री छोड़ा जाए, ताकि वो इलेक्शन कैंपेन में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकें और लोगों को अपनी पॉलिसीज़ के बारे में बता सकें। यस, इंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट फेयर इक्वल चांस टू कम्पीट, और सबको फेयर चांस मिलना चाहिए। यस, लेकिन कुछ चीज़ें जो है अकॉर्डिंग टू अवर इलेक्शन लॉ, नंबर पार्टी और कैंडिडेट कैन, ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं, तो वो उन्हें नहीं करनी हो चाहिए। ठीक है, ब्राइब और थ्रेटन, किसी को धड़ाना, धमकाना या रिश्वत देना। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, कास्ट और रिलीजन के नाम पर उनको बहकाना। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करना। इलेक्शन कैंपेन में ये चीज़ें कई बार ऐसे कर लेते हैं लोग, तो ये चीज़ें वहाँ पे डिस्क्राइब की गई है कि जो नहीं करनी चाहिए उनको। तो जैसे रूरल पार्टी है, जैसे बीजेपी की पार्टी है, मान लो इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शन के टाइम में बीजेपी के पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो अपने जो गवर्नमेंट से प्रोवाइडेड जो रिसोर्सेस उनको दिए गए हैं वो उनको इस इलेक्शन में, फर्दर इलेक्शन में उसको यूज़ नहीं करेंगे। और लोकसभा के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 लाख खर्च कर सकते हो, और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 लाख स्पेंड कर सकते हो अपने प्रचार प्रसार के लिए, पब्लिक मीटिंग्स के लिए। इफ़ दे डू सो, अगर वो ऐसा करते हैं, देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड, अगर लोग ऐसा करते हैं जो मैंने ऊपर कंडीशंस बताई, तो उनके इलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है। और अगर वो इलेक्ट भी हो गए ये सब चीज़ करने के बाद, तो भी उसके इलेक्शन जो डिक्लेयर किया गया है उसको भी नहीं माना जाएगा। इन एडिशन टू लॉज, कोड ऑफ कंडक्ट भी कुछ चीज़ें जो है और भी रखी गई है, कोड ऑफ कंडक्ट जिसे कहा गया है। यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगंडा, आप किसी भी वर्शिप प्लेस को अपने इलेक्शन प्रोपोगंडा के लिए यूज़ नहीं करेंगे। मतलब आप किसी मॉस्क्यू टेम्पल के सामने जाके और अब लोगों को करने लग जाओ कि हाँ हम मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, या हम हिंदू कम्युनिटी के हैं, या हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपनी कम्युनिटी के मिलने चाहिए, इस तरह से बहकाने वाला जो है आपको नहीं करना है। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स, जितने भी ऑफिस गवर्नमेंट के व्हीकल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं जो आपको पहले मिले हुए थे और अब अपने नेक्स्ट इलेक्शन कैंपेन में आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो वो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद है वन इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, जैसे ही इलेक्शंस अनाउंस्ड हो गए, मिनिस्टर शेल नॉट ले फाउंडेशन, कोई भी फाउंडेशन अपना कोई भी प्रोजेक्ट जो है लोगों के सामने उस वक्त नहीं रखेगा। जैसे रूलिंग पार्टी है, जैसे बीजेपी है,
और इलेक्शन होने में भी इलेक्शन की डेट डिसाइडेड है, तो उसके बीच में वो अपना कोई भी प्रोजेक्ट को सामने नहीं ला के रखेगी, क्योंकि इसकी वजह से और जो पार्टीज़ है जो इसकी कंपटीशन में है उसके साथ फेयर डिसीजन नहीं होगा। उसके बाद है polling and counting votes that we will see in next video. Have a nice day. Bye.